बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, कानून बना है या फिर नहीं, ये कन्फ्यूजन तो अपनी जगह पर बरकरार है, मगर बंदे पहले से ही फिट कर दिए गए हैं। कासिम के अब्बू कह लूँ या साबिक वज़ीर आज़म कह लूँ और कुरैशी साहब, उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, मगर जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं आरिफ अलवी साहब, उनके बयान ने इस कानून को मुकम्मल तौर पे मशकूक बना दिया। इसके ऊपर हम तफसील से बात करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ आर्टिकल 75 इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, मगर इसकी रूह क्या कहती है ये आपके सामने रखेंगे। और आला अदालत के अंदर अगर ये मामला चला जाता है तो इस मशकूक कानून के ऊपर क्या मुतवक्के फैसला देखने में सुनने में आएगा, इसके ऊपर भी हम बहस करने जा रहे हैं। आमिर साहब, कानून भी है, प्रेसिडेंट साहब का ट्वीट भी है, बहस भी है, तज्ज़िये भी हैं, मगर आईनी बहरान तो खूब है। पाकिस्तान के अंदर आइन मौजूद है, मगर आईनी बहरान फिर भी मौजूद है। वो मुन्नू भाई की एक नज़म थी है, अजय क़यामत नहीं आई। उसका लुबलबाब ये था कि वो एक पूरा खाका बनते हैं कि एक क़यामत ही आ गई है, मगर फिर वो उसका आता है आखिर में जो मतला है ना वो कि हजे क़यामत नहीं, ज़रा ठहरे, इससे और भी इनताद, इससे और भी बुरा आ गया है। तो ये हमारे यहाँ जो सर्कस चल रही है इसके अंदर एक बड़ा वाक़या होता है कि सारा मुल्क परेशान हो जाता है, पूरी दुनिया परेशान होती है कि यार ये क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर एक और क़यामत आ जाती है। सो ये क़यामत पे क़यामत चल रही है। तो उस पर आप ये देखें, ये जो हुआ है, सदर पाकिस्तान जो हैं वो रियासत के सरबराह होते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, और फिर वो फेडरेशन, 4 इकाइयाँ जो हैं पाकिस्तान के 4 सूबों की, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, उन सब के सरबराह होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द डे जो एग्जेक्टिव या प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो उस तरह सरबराह या सुप्रीम कमांडर के, ये तीनों होते उनके पास नहीं होते। सो ये एक ऊपर की एक चीज़ है उनका। आप देखें कि ये कहना ट्विटर पे जाके ये नौबत आ जाए कि उनको ये कहना पड़े कि जनाब मेरी नाफरमानी की गई है और मेरे जो अहकामात की ना सिर्फ के पैरवी नहीं की गई, वो एक्चुअली कह रहे हैं कि मेरे साथ ये धोखा किया गया है। वो आम जुबान के हाथ हो जाता है, वो जो है वो धोखा किया गया है और वो ट्विटर के ज़रिए उनको कौम को बताना पड़ रहा है। अब आप इमेजिन करें कि बरतानिया के पहले तो मलका होती थी, अब बादशाह हैं, उनका फरमान, जो अमेरिकी सदर का फरमान, वो कहें जी हमने ये अपनी इंस्ट्रक्शंस दी थी, वो एक अलग बहस है कि रिटर्न फलाना, वो उस पर बाद में आएंगे, कि उनके अहकामात की ये पैरवी ना हो या उनको ये आगे कहना पड़े मलका या बादशाह या सदर अमेरिका के को कि ट्विटर के ज़रिए वो कहें कि जी हमने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी, ये हमारे मुताबिक नहीं फॉलो की गई और हमें अंडरमाइन किया गया है, यानी हमारे खिलाफ एक किस्म की साजिश हुई है और धोखा किया गया है। ये पूरी दुनिया में क़यामत आ जाए, उन मुल्कों में तो आएगी आएगी, मगर यहाँ मैंने कहा ना अभी क़यामत नहीं आई। क़यामत की ज़रा तफसील सुन लें कि इस पे हमारे साथ वकला हज़रात आएंगे, लीगल बहस शाम से लोग सुन रहे हैं कि आया ये तशरीह जो थी 75 आर्टिकल की ठीक थी, क्या वो कर सकते थे नहीं, वो उस पर अलग बहस करेंगे। लीगल बहस शाम से चल रही है, हम भी उस पर बात करेंगे। और ये भी कि इसका हल क्या गया, अब ये हो गया है तो क्या ये पार्लियामेंट के बाद वापस जाएगा, ये कानून बन गया है नहीं बन गया, अदालत में जाएगा, इस पर भी बाद में बहस करेंगे। सदरी गफलत वाया उनकी कितनी थी नहीं थी, इस पर भी बाद में है। असल जो हम बात करना चाह रहे हैं, जो ये लतीफ़ा है, लतीफ़ा ये है कि ज़रा इसका बैकग्राउंड समझ लें कि जब ये कवानीन आए, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है, ये हमें ये बताया गया था इसके मतलब 2-3 चीज़ें कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो पहला वाला जो था वो 2 को पास हो गया था, ये 8 तारीख को आखिरी दिन पास हुआ। 9 तारीख को असम्बली डिज़ोल्व हो गई, 8 तारीख को पास हुआ। उससे पहले जब नेशनल असम्बली में पास हुआ किसी ने एतराज़ नहीं किया, हालांकि जो ओरिजिनल था उसके अंदर तो था कि सिर्फ शक की बुनियाद पे किसी को उठाया जा सकता है, अंदर कर दिया जा सकता है और उसके बाद चाबी जो है जेल की फेंक दी जाएगी, और बिल्कुल टोटल वो एक जंगल का कानून था। नेशनल असम्बली में वहाँ पीपल्स पार्टी बैठी है, वहाँ पे नून लीग बैठी है, जमहूरियत सो कॉल्ड पार्टियाँ, वहाँ पे नेशनल्स बैठे हैं। वहाँ अख्तर मेंगल साहब ने बाद में लिखा इनकी तरफ से भी एतराज़ नहीं आया, किसी की तरफ से नहीं आया, सिवाय जमात इस्लामी के।
सब ने पास कर दिया। वो 10-15 लोग थे बैठे हुए, जो है कोरम भी नहीं था, पास हो गया। उसके बाद जी सेनेट में चंद लोगों को, रज़ा रब्बानी और 2-4 लोगों को ख्याल आया कि नहीं यार, ये तो मार्शल्ला से भी वर्स्ट है। ज़िया-उल-हक के, मुशर्रफ के मार्शल्ला में भी नहीं ऐसा हुआ। उन्होंने कहा नहीं, इसकी कुछ थोड़ी सी चीज़, तो नोक पलक ठीक करके वो भेज अमेंडमेंट्स भेज दी, और वो उसकी, मगर फिर भी वो खौफनाक है। उस वक्त ये 2 बार बार गवर्नमेंट की तरफ से बयान आ रहे थे। एक ये कि उनसे बार बार सवाल किया था, कई हमने भी किया, मालिक साहब ने भी किया, और भी कई लोगों ने किया, कि जनाब ये टेलर मेड लग रहा है पीटीआई और उसके चेयरमैन को फंसाने के लिए, ये उनके लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि जब पिछली दफ़ा आर्मी चीफ एक्सटेंशन का जब केस आई थी, आर्मी तरमीम करनी पड़ी थी, तो उसके बदले जो लोगों ने हाँ की थी, सबको क्विड प्रो को कुछ ना कुछ उसके बदले में दिया गया था। और कुछ ने जेयूआई जैसे गिलों ने किया, जो हमारे साथ ये वादा किया गया था कि ये इसके ज़रिए हुआ, ये वादा हमारा पूरा नहीं किया गया। अब इसमें क्या था कि ये सब ने जो पास कर दिया, तो क्विड प्रो क्या था? वो यही था कि पीटीआई और इसके उसको टेलर मेड बनाया गया। अच्छा। और उसके बाद जो ही ये आते हैं किस तरीके से इसका ऐलान हुआ, पास हुआ, लो एंड बिहोल्ड, इत्तफाक, बिल्कुल इत्तफाक, कि पहला जो मुकदमा किया जाता है एक दिन बाद उसके अंदर जो एफआईआर काटी जाती है एफआईए के ज़रिए, उसके अंदर जो मेन अक्यूज्ड हैं वो इसमें लिखा हुआ है कि जनाब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नियाजी, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि नाम पढ़ रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट का हिस्सा है, एंड देयर अदर एसोसिएट्स, बाकी जो भी डालना चाहें उसको डाल लिया जाएगा, आर इन्वॉल्व्ड इन communication of information contained in secret classified documents, साइफर। और उसके बाद जो है टू द अनऑथराइज्ड पर्सन्स पब्लिक एट लार्ज, यानी पूरे पाकिस्तान को जलसे के अंदर बुला दिया गया, बाय ट्विस्टिंग द फैक्ट्स टू अचीव दिस अल्टीरियर मोटिव्स एंड पर्सनल गेन्स इन प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एंड नेशनल इंटरेस्ट। ये एग्जैक्ट जो उसके जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर जो अल्फाज डाले गए थे वो टेलर मेड यहाँ पे आ जाते हैं। और उसके अंदर जो मैं आगे ऐड कर दूं, जो इसके अंदर लोगों ने नहीं की गौर चीज़, कि इसके अंदर जो मुखबर डाले गए हैं और फ़ियाम में बताया जा रहा था कि ये सब अप्रूवर बनेंगे, और दरमियान में उनका एक मुबैना तौर पे आया भी था, नहीं उनका एक आया भी था कि जनाब ये उन्होंने कोई बयान भी दिया है कि जी ये एतराफी बयान था, बयान, मगर इसके अंदर इन्फॉर्मेंट के तौर में नेम एंड रेजिडेंस ऑफ इन्फॉर्मेंट एंड कंप्लेनेंट वो है यूसुफ नसीम खोकर साहब, इंटीरियर सेक्रेटरी जो थे पहले थे ना उस वक्त, उनका नाम दिया हुआ है कि वो इन्फॉर्मर हैं और वो क्लेमेंट हैं, ये उनकी इतला पे हुआ है। का नाम इसके अंदर जो है लेटर जो है दूसरे हिस्से में इसके वो एक्यूज्ड के अंदर ही डाला हुआ है, तो ये अभी उनके ऊपर अभी पड़ा हुआ है। मगर फिलहाल जो जिसको गिरफ्तार वो फिलहाल अभी शाह महमूद कुरैशी साहब को किया हुआ है, जो पीटीआई चेयरमैन है, उनको तोशा खाना में गिरफ्तार किया है, मगर एफआईआर में उनका नाम है, और लेटर इन दी एफआईआर असद उमर का नाम भी है। तो उसके बाद पूरी एक इसके अंदर एक रुदाद लिखी गई है कि जी पीएम ऑफिस वॉज डिलिबरेटली कैबिनेट कस्टडी, कि जी इसके बाद जो है पूरी उसके कि जिन्होंने जानबूझ के रखा, उसके बाद जी अभी भी उनकी ही इलीगल पोजेशन में है, रिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड, उनकी रिटेंशन में है। याद रहे कि इस कानून के अंदर पहले जुमला था, लफ्ज था ऑब्टेन करना, ऐसी कोई डॉक्यूमेंट चेंज करके रिटेन करना डाला गया, ऑब्टेन को रिटेन किया, जो एग्जैक्टली इसके अंदर वो डाला गया। और जो है फिर ये दीज एक्शंस बाय द अक्यूज्ड पर्सन्स, मैं एफआईआर पढ़ रहा हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिटेड द इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन पावर्स एंड कॉज्ड लॉस टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये बैरूनी उसके अंदर जो है ये फिर जासूसी का एलिमेंट भी इसके अंदर वो आ जाता है, और जो है इसके अंदर वो है कि जी फिर ये किस कहाँ पे मीटिंग हुई और इसके अंदर किसको बुलाया गया, ये मिनट्स थे, और जो है रोल ऑफ फॉर्मर एसपीएम
Foreign Minister Asad Umar and other associates involved will be ascertained during the course of investigation. यानी ये छोड़ दी जैसे लोगों के लिए कि वो अभी डायरेक्टली एक्यूज नहीं किया गया, उन पे किया। अगर वो ताउन करेंगे तो वो शायद, अगर वो प्रूवर बन जाएंगे तो वो शायद उनकी जान बख्शी हो जाएगी, वरना नहीं होगी। इन्फॉर्मर में असद मजीद का नहीं नाम आना चाहिए था? नहीं, अब ये यहाँ पे वहाँ पे मैं आ रहा हूँ कि असद वहाँ पे कि ये साइफर का जो लोग बाद में आता हूँ, मगर एक और पहले मैं फैक्ट जरा बता दूँ जो किसी ने अभी तक गौर नहीं था किया। वो गौर ये किया गया है कि अभी जो लेटर आ गया है जिनको मेरा ख्याल है कि अगर इनके खिलाफ ये आ गया था वकार साहब जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्रेसिडेंट के, तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट मिनिस्ट्री में नहीं भेजना चाहिए था इनको। प्रेसिडेंट बहरहाल उनके पास ये इख्तियार था कि इनको सस्पेंड करके फिर रिकमेंड करना चाहिए था कि इनके खिलाफ जो मुजवजा कानून तरीकाकार है उसके मुताबिक तादीबी कार्रवाई की जाए। तो ये छोटी सजा दी गई है अगर उनका ये कसूर था जिनके लिए उनको इल्ज़ाम लगाया गया है। मगर जो उसके अंदर चालाकी जो मैं बता रहा हूँ जो अभी तक किसी ने गौर नहीं की, वो ये है कि ये उनका जो ख़त आया उसमें उन्होंने लिखा है कि जनाब ये जो आर्मी एक्ट था वो मुझे 2 तारीख को मिला था जी। और जो है ये जो वाला जो दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये 8 अगस्त को मिला था। अच्छा, 2 को आर्मी तरमीमी एक्ट मिला और ये 8 को ऑफिशियल 8 को मिला। ये आप जरा गौर करने की बात है, ये काफ़ी लोगों ने गौर नहीं किया। तो उसका जो 10 दिन पूरे हो जाते थे वो 11-12 को पूरे हो जाते थे। जो 2 तारीख का था तो वो 10 दिन जो है 10 दिन तक जो है ना वो प्रेसिडेंट अपने पास रख सकते हैं। तो वो 10 दिन तक, तो 11 तारीख को मज़े की बात है कि प्रेसिडेंट ने 5 बिल जो है ना प्रेसिडेंसी की तरफ से इशू किया। जब पास हो जाता है बिल, प्रेसिडेंसी खुद इशू करती है कि सदर मुल्क आरिफ अलवी ने 5 बिलों की मंजूरी दी। अगर ये दिखा सके ये वाली उनकी ट्वीट, ये 11 अगस्त को थी। इसके अंदर जो अच्छे अच्छे बिल थे जो कि बहुत अच्छे कानून थे, वो गैस चोरी की रोकथाम था, प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान था, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का, ट्रेडमार्क्स का, तजारती तनाज़ात का हल, तो ये अच्छे ये कानून थे, उन पे साइन कर दिया। अगर ये आर्मी एक्ट के 10 दिन पूरे हो गए थे, वो इसमें क्यों नहीं अनाउंस किया गया? क्यों नहीं अनाउंस किया गया? उसकी भी गजट की नोटिफिकेशन जो की गई 18 को की गई। उस पर फिर हमारे जैसे ये शक करते हैं कि अगर वो उसकी नोटिफिकेशन आ जाती तो क्योंकि अभी 10 दिन ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के पूरे नहीं हुए थे तो शायद प्रेसिडेंट अलवी साहब उनको ये बेनिफिट आउट देना पड़ेगा। वो अलर्ट हो जाते कि ओहो ये 10 दिन गुजर गए हैं, बिल रोज़ आ रहे हैं, ऑफिशियल्स पर डिपेंडेंट होते हैं, वो लाते हैं, आप साइन करते हैं। हालांकि उनका लैप्स है, उस पर बाद में बात करेंगे। मगर अगर 11 को ये वाला हो जाता तो उन्हें कहना दूसरे के कितने दिन हुए हैं। तो हमने भी शोर मचाना था कि ओहो ये तो 10 दिन गुजर के, ये बहस जो आज हो रही है कि जनाब आर्टिकल 75 में जब अगर ना प्रेसिडेंट साइन करे तो ये जो 75(1) में तो है कि या साइन करेंगे या नहीं करेंगे। ये डीम टू बी एक्सेप्टेड जो है ना वो उनकी दूसरे हिस्से में है, जब वो वापस करेंगे तो वो ये जो बहस आज कर रहे हैं ये फिर 12 तारीख को शुरू हो जानी थी। सही है। और 12 तारीख के बाद फिर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है इसके मतलब क्वेश्चन आ जाने थे कि जनाब ये अभी तक जो है क्या इस पे साइन करेंगे या ये भी डीम टू बी एक्सेप्टेड कर लिया जाएगा। तो ये नहीं किया गया। ये 8 दिन तक जो है ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब इस पे क्यों बैठे रहे, इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ कि जब 5 बिल जो बाकी अनाउंस कर दिए गए थे जिनका पूरा प्रोसीजर हो गया था, तो ये जो आर्मी एक्ट का जब प्रोसीजर पूरा हो गया तो इसको फिर नोटिफाई कर देते। वो नोटिफाई नहीं किया गया। मुझे वेलकम करने दीजिए लीगल एक्सपर्ट शाह खबर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाह खबर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी बहुत अच्छा किया। मैं इंतजार ही कर रहा था कि हम शाह खबर साहब से, क्योंकि कानूनी बहस ये इतनी ज़्यादा शाम से चल रही है, कल से चल रही है। सर अब 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं। पहला तो ये सारा दिन ये बहस होती रही कि 2 आ रही हैं। एक आ रही है कि 75 जो वो आर्टिकल है 1 उसके अंदर जो है ना 2 ही ऑप्शंस दी गई हैं। एक ये है कि प्रेसिडेंट ने असेंट करना है, दूसरा ये है कि या रिटर्न कर देना है या इसके अंदर कोई अपनी तरामीम सुजेस्ट करके स्पेसिफाई करके रिटर्न करना है। तो लैप्स करने का पहले में नहीं है या नहीं है।
कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये फाइल पड़ी नहीं रह सकती तो ये पूरा हो जाता है, और सलमान अकरम राजा और काफ़ी सारे और वकला ये कह रहे हैं, ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि जनाब ये तीसरी ऑप्शन नहीं है। आपका इस पे क्या राय है? जी आमिर वतीन साहब, ये बड़ी एक टेक्निकल किस्म की बहस चल पड़ी है, और जो सदर मुमलिकत का कल का ट्वीट है उसने जो है ना वो पूरे अवाम को और जितने भी हमारे पाकिस्तानी बैरून मुल्क हैं उनको एक बड़ी हैजानी कैफियत में मुब्तला कर दिया। अब देखना ये है कि जैसे भी आपने भी फरमाया, और मेरा ख्याल है कि अब काफी लोग जो व्यूअर्स हैं वो आर्टिकल 75 तो उनको अजबर हो चुका होगा कि ये है क्या, लेकिन फिर भी जैसे अभी आप भी फरमा रहे थे और इस पे बड़े तबसरे हो रहे कि जब कोई भी दोनों हाउसेज कोई बिल पास कर देते हैं और वो फिर सदर मुमलिकत के पास आ जाता है उसकी तौसीक के लिए, असेंट के लिए, तो उनके पास तो सिर्फ दो ऑप्शंस हैं कि एक तो ये है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने उसको साइन करना है, और दूसरी सूरत में ये है कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर अगर उनकी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके मतन में या उसके किसी शिक में, तो वो एक एक्सप्रेसली उसको बयान करके एक पैगाम की सूरत में जो है वो पार्लियामेंट को भेज दें, और उस सूरत में फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होना लाजिम है जिसमें उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको वो गौर करने के बाद या तो उन तहफ़्फ़ुज़ात को मान लें और उसके मुताबिक दोबारा उसमें तरमीम करके सदर की असेंट के लिए भेज दें, और दूसरी सूरत में ये भी है कि अगर वो अपने पुराने बिल के ऊपर मुसर रहें और फिर उसके बाद सदर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि जब उनको ट्रांसमिट होगा तो वो 10 दिन के अंदर अंदर अगर उन्होंने असेंट दे दी तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो 10 दिन गुजरने के बाद खुद ब खुद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। अब हमें इसके जरा थोड़े से तारीखी तनाजुर में देखना पड़ेगा कि ये जो 10 दिन का जो पहला जो ऑप्शन है वो 18वीं तरमीम जो 2010 में पास हुई थी उसमें जो पिछली शिक है उसको चेंज कर दिया गया था। उसमें यह था कि जो सदर मुमलिकत के पास जब ये बिल जाएगा तो वो 30 दिन के अंदर अंदर उनके पास मियाद थी कि उसके ऊपर फैसला करेंगे, या तो वो उसको असेंट कर देंगे, और अगर 30 दिन में अगर वो नहीं करते तो फिर इट विल बी डीम टू बिकम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब उसको चेंज करके 10 दिन का तो रख दिया गया, लेकिन उसमें डीमिंग क्लॉज जो है वो उन्होंने शायद मिस कर दी। और वो नहीं सर, मैं चाहूंगा कि नाज़रीन को समझाने के लिए कि एक तो आप कह सकते हैं ना मिस कर दी, एक ही है कि उन्होंने चेंज कर दी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर चेंज कर दी गई, ये हम अज्यूम नहीं कर सकते कि उन्होंने मिस कर दी। जाहिर है जो कानूनदान होते हैं वो एक एक लफ्ज़ को देख के, नोक पलक देख के वो करते हैं, तो वो ख़ास तौर पे ये ख़त्म की गई तो उसका मतलब यही होता है कि डीम का लफ्ज़ पहली जो 75(1) के अंदर से हटा दी गई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये अभी तक किसी ने बात नहीं की थी कि ये खास तौर पे हटाई गई, जिससे कि इसकी बंदा ज्यूम कर सकता है, अखज़ कर सकता है कि उनकी इंटेंशन ये हो सकती थी कि जनाब ये ताकि ये डीम वाला चीज़ ना निकले। जी बिल्कुल, लेकिन मैं आमिर वतीन साहब फिर भी एक बात कहता हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव के कौन किस ओहदे पे विराजमान है, मैं बिल्कुल एक गैर जानिबदाराना बात करता हूँ। बात यह है कि सदर मुमलिकत जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। अगर पार्लियामेंट की आप डेफिनेशन पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि कौमी असम्बली, सेनेट और सदर पाकिस्तान। सदर पाकिस्तान के पास जब एसेंट के लिए जाता है तो वो इसलिए जाता है कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। ये मैं आम आदमी, क्योंकि लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो समझते हैं कि सदर पाकिस्तान एक साइनिंग अथॉरिटी है, वो पार्लियामेंट का 3rd रुकन है और उनके साइन के बगैर कानून नहीं बनता। ही इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्लीज गो ऑन। तो फिर मैं ये कहता हूं कि सदर मुमलिकत भी जो भी काम करें उनसे तवक्को की जाती है कि उन्होंने जो अपना हल्फ लिया हुआ है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं आइन की पासदारी करूंगा और इसको अपहोल्ड करूंगा, और उसमें फिर ये है कि जो आर्टिकल 75 में उनको जो 2 ऑप्शंस दी गई हैं उनको दोनों ऑप्शन एक्सरसाइज करना जरूरी है। 3rd ऑप्शन की गुंजाइश नहीं है। अब अगर उनकी तरफ से ये आया है कि उन्होंने एक तो 10 दिन में दस्तखत भी नहीं किए, और जो 2nd ऑप्शन है जिसमें वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए एक पैगाम की सूरत में, एक मैसेज की सूरत में पार्लियामेंट को वापस भेज दें, वो भी नहीं किया,
तो उन्होंने फिर ये मुनासिब समझा कि शायद कि मैं इस पे कोई भी अमल ना करूं, ना ऑप्शन 1 इस्तेमाल करूं, ना 2 करूं, तो वो फिर 10 दिन गुजरने के बाद ऑटोमेटिकली वो गैर मौसर हो जाएगा। इसकी भी आइन में एज सच कोई एक्सप्रेस प्रोविजन मौजूद नहीं है जिसने इस तनाज़े को जो है वो शक्ल दे दी है। तो अब मैं ये कहता हूं कि अब ये जो तनाज़ा सामने आ चुका है, अब इसको किसी न किसी तरीके से हल तो होना है। वो हल फिर कैसे होना है? अब यहाँ 2-3 ऑप्शंस कही जा रही हैं। एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी ये क्योंकि अब इसके बाद नहीं किया तो ये फिर लैप्स हो गया, ये अगली असेंबली डिसाइड करेगी। या दूसरी ऑप्शन ये कही जा रही है कि जनाब ये अदालतों में, अब अदालतों में भी ये बहस है कि आया हाई कोर्ट में पहले जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, या 184(3) जिसके आगे ही पहले कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है तो ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाएगा। देखिए आमिर साहब, ये बड़ा एक मैं आपको बताता हूँ कि मेरे दानिश में इसका हल क्या है। देखें, सदर मुमलिकत का जो ओहदा है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा है। सदर मुमलिकत जो है वो पाकिस्तान की यूनिटी और फेडरेशन की अलामत है। अब उनकी तरफ से एक बात आ रही है और उसकी आज कंट्रडिक्शन कल वजारत दाखिला ने भी कर दी, इससे भी एक तनाज़ा पैदा हो गया, एक कंट्रोवर्सी जो है क्रिएट हो गई। और अभी आपने देखा होगा कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट जिनको उनके प्रेसिडेंट के हुक्म से हटाया गया, उनको सबकदोश कर दिया गया, उन्होंने भी एक नया रिप्रेजेंटेशन दे दी है। सदर मुमलिकत को एक तहरीरी अपनी वजाहत पेश की है, उन्होंने फिर एक नई बात कर दी है। तो अब मसला ये है कि अब एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। अब तनाज़े को किसने हल करना है? जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाने का ताल्लुक है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है कोई भी किसी भी आईनी मसले को या कानून जिसमें एम्बिग्विटी हो, उसमें वो वजीर आजम के मशवरे से एक रेफरेंस भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उनकी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक करते हुए कि उनसे वो ओपिनियन ले कि इसके मामले में आपका क्या ओपिनियन है। अब मसला ये है कि सदर ये खुद इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो इस पे बाउंड है कि वो वजीर आजम के मशवरे से ऐसा कर सकते हैं, और वजीर आजम जो है वो फिर कैबिनेट की मंजूरी से ऐसा सवाल रेज करती है जिसको निगरान वजीर आजम भी के पास भी वही इख्तियार है जो कि एक इलेक्टेड के पास है। मेरा ख्याल है कि वैसे तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो तो यही है कि जो निगरान हुकूमतें हैं या वो तो डे टू डे अफेयर्स को ही डील करेंगी, क्योंकि उनका मकसद तो सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस को ओवरसी करना है और एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत आना है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी कदगन मौजूद नहीं है कि वो जो कैबिनेट है, इवन केयर टेकर कैबिनेट है, क्योंकि एक आईनी और एक कानूनी डेड ब्लॉक पैदा हो गया है। अब उसको किसने सेटल करना है, वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है उसको ही इन्वोक किया जाता है। बिल्कुल शाह खबर साहब, मैं माजरत के साथ आपको भी यहाँ पे रोक रही हूँ। लीगल एक्सपर्ट बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। अच्छा, उनके साथ लाइन थोड़ा इशू कर गई है, कुछ देर में उनको दोबारा लेते हैं। प्लीज शाह खबर साहब। मुझे वैसे डाउट है शाह खबर साहब के ये निगरान काबीना या वजीर आजम ऐसी इंस्ट्रक्शंस देंगे। और आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आगे कि सदर पाकिस्तान से ये उम्मीद नहीं की जाती कि ये बहरहाल उनका एक लैप्स ही तस्वर किया जाना चाहिए, जो भी चाहे इसके 1 2 3 4 जितनी भी इसकी ऑप्शंस ले लें, कि वो उन्होंने ये उनकी नॉलेज में नहीं था कि जी 10 दिन गुजर गए हैं। इतना इम्पॉर्टेंट 2 बिल जो जिनके ऊपर इतनी बहस हुई कि उनको ये पता नहीं चला कि मैंने ये साइन नहीं किए और मैंने ये वर्बल बात हुई या जो भी तरीकाकार हुआ। पहली दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि चलें ऑफिशियल, इन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर प्रेसिडेंट साहब ने, शाह खबर साहब, दोनों आर्मी एक्ट का भी हवाला दिया है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी दिया है। आर्मी एक्ट जो है वो 2 अगस्त को आया हुआ था और वो 11 को लैप्स हो जाता था। तो उसके चलो इसका तो बहाना हो सकता है कि उजलत में 1-2 दिन का फर्क पड़ा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का। तो आर्मी एक्ट को आए हुए तो 20 दिन हो चुके हुए थे। 20 दिन में उनको ये नहीं पता चला कि जनाब ये एक बिल आया हुआ है और मैंने साइन नहीं किए। क्या कहेंगे? जी अमर मतीन साहब, मैं आपको बताऊं कि वो जो कल सदर मुमलिकत की जो ट्वीट है उसमें बहुत सारे सवालिया निशान भी उठा दी। एक तरफ तो उन्होंने ये फरमाया है ट्वीट में कि मैंने उसको दस्तखत किए बगैर अपने अमले को कहा कि इसको वापस भेज दिया जाए, और क्योंकि मैं इससे एग्री नहीं कर रहा, और चूंकि आप वापस भेज दें ताकि ये गैर मौसर हो जाए ये बिल।
लेकिन अगले पोर्शन में वो फिर ये फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मैं उनसे माफी का ख्वास्तगार हूं, उनसे माफी मांगता हूं कि जो एक इन कवानीन साजी के नतीजे में जो मुतासर हो रहे हैं या होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने सेकंड पार्ट में ये भी कह दिया कि ये बिल जो है ये कानून का दर्जा हासिल कर चुका है। तो ये एक तजाद है। ना सिर्फ ये भी, एक और भी फिर चीज इंडिकेट करती है ये कि शायद उनको इसका एहसास कि इसका इतलाक, क्योंकि मैंने कहा ना पहले एक बहुत ये बयानात भी आते रहे हैं गवर्नमेंट के, पीडीएम की गवर्नमेंट की तरफ से कि इसका इतलाक जो है ना वो सिर्फ एक्स फौजियों पे होगा और ये सिविलियंस पे नहीं होगा। तो उनको जब पता चला कि एहसास हुआ कि ओहो ये अपने पार्टी चेयरमैन ही पकड़े गए हैं, तो वो प्रेशर में या उस के गम में तो उनको ये देनी पड़ गई। ये शक भी तो कर सकते हैं ना हम। जी आमिर साहब, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको एक और बताऊं। एक तासुर ये है कि शायद ये जो तरबीबी एक्ट आया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, उसमें शायद उसके नतीजे में शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी हुई है या बाकी मामला चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो साइफर के मामले में जो एफआईआर कटी है ये 15 अगस्त को कटी है और 15 अगस्त को ये तरमीमी एक्ट नहीं आया था और उसके नतीजे में उन्होंने सही या गलत जो भी था उन्होंने फिर वो जो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनकी गिरफ्तारी भी डाल दी और इनके वारंट भी इशू कर दिए। तो मैं नहीं समझता कि वो जो तरमीमी एक्ट जो आया है या नहीं आया उससे कोई जो है वो उनकी एफआईआर पे या साइफर पे जो एफआईए ने ऑलरेडी इंक्वायरी की थी या एफआईआर करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो तो फिर असल जो एक्ट है 1923 का उसके तहत ही कर रहे थे। तो ये तासुर भी गलत है। नहीं वैसे शाह खबर साहब ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, एक टेक्निकल पॉइंट रेज किया है कि ये वाकई मैंने अब गौर किया है, पहले नहीं था किया, मैं लेट मी कन्फेस कि ये 15 तारीख को हुई है। अब ये इसके अंदर एक और ट्विस्ट है, वो मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो अल्फाज हैं जो आप कह रहे हैं कि पुराना कानून है वो नए एक्ट के हैं, उस एक्ट का जो कि अभी बना नहीं था एक्ट, जिसकी अभी गैजेट में नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इसके अंदर जो लफाजी है, फॉर एग्जांपल जो चेंज की गई अमेंडमेंट पहले ऑब्टेन था रिटेन करना, इसके अंदर रिटेन का लफ्ज है और इसके अंदर एग्जैक्ट वो वर्ड है जो नए एक्ट में है। सो उन्होंने नए एक्ट के जो है जो कि अभी 15 तारीख को पास नहीं हुआ था, तो ये एक और सवाल आ जाता है कि जो कानून बना नहीं है उसकी लफाजी, एग्जैक्ट लफाजी इसके अंदर मौजूद है एफआईआर के अंदर। देखिए अमर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी जिस एक्ट में तरमीम हो या कोई ऐसी चेंज आ जाए बाद में, तो उसमें जो एक उसूल है, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक लॉ है, पूरा सब्जेक्ट है, उसमें यह होता है कि अगर एक लॉ की इनकम्बेंसी के दौरान अगर किसी पे मुकदमा कायम हो गया है और सब्सिक्वेंटली उसमें तरमीम हो गई है और उसमें सजाएं या उसमें कुछ चीजें जो हैं वो पहले से जो मुल्जिमान हैं उनके लिए जो है वो तकलीफ का बायस है या उनकी सजाओं में ज्यादती या उनके डेट्रीमेंटल हैं उनके राइट्स के, तो वो तो एक वैसे भी मुसलमान उसूल है कि जो किसी एक्यूज के जो पहले कानून के साथ ट्रीट हो रहा है, अगर फ्यूचर में उसको सख्त सजाओं का या सख्ती का अगर सामना करना पड़े नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेजिस्लेशन से, तो उसका जो है ना रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता, वो उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक लंबी बहस है, लेकिन बाहर ये बड़ा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो कानून के अंदर तरामीम की गई हैं, क्योंकि ये 15 तारीख को एफआईआर की गई है तो इसका इतलाक नहीं होगा, मगर एक नई एफआईआर भी तो हो सकती है। लास्ट कमेंट, फिर हमें ब्रेक पे जाना है। मेरा कहना है कि एक एफआईआर की मौजूदगी में नई एफआईआर नहीं कट सकती। यहाँ वैसे जैसे यहाँ पे कटती रही हैं काफी एक नहीं 10 एफआईआर कटती रही हैं। अरशद लास्ट कमेंट फिर ब्रेक की तरफ जी बहुत शुक्रिया साहब। वो सुप्रीम कोर्ट ने आप सही कह रहे हैं, ये कहा हुआ था, उसके बावजूद भी कटती रही हैं। अरशद शरीफ शहीद के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद जो है और भी कई पीटीआई के लोगों के एक नहीं मल्टीपल अभी भी मौजूद है एफआईआर।
बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इंशाल्लाह फिर इनको ज़हमत देंगे। भी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वो वापस आएंगे। ये जो मशकूक हो गया कानून, इसके ऊपर जो आईनी बहरान का सामना है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और नजरें सारी आला अदालत की तरफ हैं। अब देखना यह कि इसका हल क्या निकलता है। ब्रेक से वापस आके कुछ और भी लीगल मामला के ऊपर इसी तरह से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे। इसी लीगल मामले के ऊपर मजीद भी बहस करेंगे। इस वक्त हमें लीगल एक्सपर्ट बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी बहुत शुक्रिया पंसोटा साहब। मैं क्विकली जो दो तीन चीज़ें, क्योंकि ये बहस शाम से कल से चल रही है, तो दो तीन चीज़ें नई आश्कार हुई हैं। वो जो सेक्रेटरी साहब ने ख़त लिखा है और जो कि बिल्कुल सर्कुलेट हुआ है, हालांकि उसको बताया जा रहा था कि कॉन्फिडेंशियल है, बट इट हैज़ बीन रिलीज टू एवरीबडी, तो वो नहीं है कॉन्फिडेंशियल, उसकी क्या रह गई है। तो उसके अंदर दो तीन चीज़ें हुई हैं कि एक बिल जो था वो जो आर्मी एक्ट था वो 2 तारीख को भेजा गया, और दूसरा जो है वो भेजा गया वो 8 दिन बाद 9 तारीख को असेंबली डिज़ोल्व हुई, तो उसके बाद गया। तो मगर जो 10 दिन का कहा जा रहा है, जो आर्मी एक्ट था उसको 11-12 को पूरा हो जाता है। 11-12 को 5 बिल हुए, उसका नोटिफाई नहीं किया गया। तो क्या कहेंगे आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा इसके ऊपर जो ओपिनियन है एज फार एज आर्टिकल 75 इज कंसर्न्ड, इसमें जो बेसिक सवाल है जिस वक्त, वो ये है कि सदर अगर कोई साइन नहीं करता तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो कि एक थर्ड सिचुएशन आके खड़ी हो गई है। लोग ये कह रहे हैं कि सदर के पास सिर्फ 2 इख्तियार हैं कि या वो असेंट देगा या वापस भेजेगा। मैं कह रहा हूँ आज एक तीसरी सिचुएशन खड़ी होगी जो कि बड़ी स्मार्टली सदर साहब ने प्ले करके जैसे भी उसको एक क्रिएट कर दी, और उस सिचुएशन में मेरी अपनी जाती नजर में जो बिल है वो एज इट इज वापस जाएगा और जाके पार्लियामेंट की रिकंसिडरेशन के लिए होगा आर्टिकल 75(2) में, और जो कि इस वक्त एग्जिस्टिंग सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। ये जो वकार साहब आज बात कह रहे हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि कभी कोई अपने जो प्रेसिडेंट की, जो कि जूनियर आदमी है, जो कि जूनियर ऑफिसर है, उसके खिलाफ इतना लंबा तफसीली जब खत लिखेगा, तो वो खत का मतलब आई एम वेरी श्योर अगर आप अभी वकार साहब को क्रॉस एग्जामिन करेंगे तो उनमें से एक बात का भी शायद वो डायरेक्टली जवाब ना दे सके। लेकिन ये टेक्निकलिटीज क्रिएट की जा रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह एक जो भी बिल है इनमें से या सिलेक्टिव है उसको किसी किस्म की एंडोर्समेंट या टैसिट अप्रूवल मिल जाए। मेरी नजर में दोनों बिल्स जो हैं वो अभी बिल की शक्ल में ही है और उन्होंने कानून की प्रोविजन इख्तियार नहीं की। सो जो आर्गुमेंट दे रहे हैं कि एक पहले और एक बाद में, आई थिंक दैट्स अ फ्लॉड आर्गुमेंट एंड दैट विल नॉट स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो बाइनरी सिस्टम बना दिया है कि जनाब 1 और 2 कि जनाब या आप साइन करेंगे या आप दूसरी जो ऑप्शन दी गई है, तो अगर देयर इज अ थर्ड सिचुएशन ऑफ अ थर्ड ऑप्शन, तो वो पार्लियामेंट के पास सेनेटर या कौमी असम्बली के पास वापस जाएगा। ये आप कह रहे हैं? मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ। जी मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है सर, देखें ऑप्शन थर्ड इसलिए क्रिएट हुई है कि प्रेसिडेंट ने वो क्रिएट की है। मैं पर्सनली फील करता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इस थर्ड ऑप्शन को क्रिएट नहीं करना चाहिए था, या उनको वापस भेज देना चाहिए था, या उनको साइन करना चाहिए था। ये थर्ड ऑप्शन में आके प्रेसिडेंट की कॉन्डक्ट को भी देखा जाएगा कि क्या इसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव या किसी को बेनिफिट करना या कोई और रीजन तो नहीं था। ये थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें इस वक्त प्रेसिडेंट साहब थोड़ा सा स्टक हैं, लेकिन कानूनन नो डाउट ऑन पेपर 2 ही सिचुएशंस हैं। अब ये तीसरी क्रिएट करके कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बना दिया उन्होंने, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का बेनिफिट जो है वो ये है कि कानून शक्ल नहीं बन सका ये दोनों के दोनों बिल्स। बैरिस्टर साहब अभी अशतर उसाफ साहब को मैं सुन रहा था, वो कोई हाई कोर्ट लाहौर का कोई कोर्ट कर रहे थे केस लॉ कि जिसके अंदर गवर्नर के पास फाइल पड़ी रही और वो उनके बकौल आसिफ सईद खोसा साहब का वो फैसला है कि जनाब ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं जिसके अंदर फाइल पड़ी रहे। अगर फाइल पड़ी रहेगी तो इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड। क्या कहेंगे? नहीं सर, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल की क्लियर जो पोजीशन है आर्टिकल 75(1) की उसका तज़किरा करना चाहूंगा। जस्ट बिकॉज के वो पड़ी रही है तो वो डीम असेंट है वो नहीं। उसकी वजह यह कि फिर आपको इस कानून की थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। पहले सबसे पहले डीम्ड असेंट दिया गया,
फिर 1980s में इस डीम्ड असेंट को वापस लिया गया, फिर 18वीं तरमीम में ये डीम्ड असेंट वापस आया। सो अगर एक चीज एक्सप्रेसली कानून में दी गई है या आइन में दी गई है यहाँ पर, तो देखना पड़ेगा कि उसका लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है, और वो जो इंटेंट है वो 75(3) में लिखा हुआ बड़ा क्लियर, और वो ये है कि जब आप कानून वापस भेजते हैं 75(2) सॉरी, तो वो कानून वापस जाता है पार्लियामेंट, अगर उसका फुल हाउस जिसे कहते हैं, अपर बॉडी और लोअर हाउस दोनों उसको अप्रूव कर देते हैं जॉइंट सेशन में, तो वो वापस आ जाएगा। और अगर उस बिल को वापस सदर को जब भेजा जाता है, सदर नहीं अप्रूव करते, तो वो एक उसको असेंट मिल जाएगा। ये असेंट 75(1) में 3 में किसी और जगह पे उस तरह नहीं दिया गया जिस तरह इस सिचुएशन में कहा जा रहा है। जैसे वो कह रहे हैं, अख्तर साहब जिस फैसले का तज़किरा कर रहे हैं वो है अगर पार्लियामेंट रिकंसिडर करके दोबारा भेज देती है और सदर साहब के पास फाइल पड़ी रहती है, वो साइन नहीं करते, तो वो जैसे हम वो असेंबली डिसोल्यूशन का था 48 आवर्स में बाय फ्लक्स ऑफ टाइम, यहाँ पर भी फ्लक्स ऑफ टाइम है। लेकिन ये असेंट रीड इन करना, उसने जब अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया, या सॉरी माइंड अप्लाई नहीं किया, आई थिंक ये ओवर स्ट्रेचिंग होगी आइन की मंशा ये नहीं है, लेजिस्लेटिव इंटेंट ये नहीं है। बिल्कुल, ये इसके अंदर जो FIR है, ये इसके अंदर साइफर को लहराना, साइफर के क्योंकि इर्द गिर्द ही है, और उसको लहराना और शेयर करना, पब्लिक एट लार्ज भी उसमें डाला हुआ है कि पब्लिक जो पूरी पाकिस्तान के लोग इसके अंदर वो आते हैं कि सबको ये बता दिया गया छोटा साहब, क्योंकि ये अब जो इसकी काफ़ी सारी जो FIR की लैंग्वेज है वो उसको मिसयूज़ करने पे और इसको के साजिश बनाया गया उसके ऊपर है। तो वो NSC की मीटिंग में सबको पता है डिस्कस भी हुआ, और ये फिर इसका DGISPR ने DGISPR जो थे उस वक्त उनकी तरफ से ये भी आया, इकरार भी किया गया। तो एक्यूज्ड में फिर जो है सिर्फ PTI चेयरमैन और शामूद कुरैशी हैं और एसोसिएट्स हैं, मगर फिर तो जो NSC में बैठा था वो सारे एक्यूज्ड नहीं होने चाहिए। जी, अगर तो हम इस चीज को तस्लीम कर लेते हैं कि ये FIR करेक्टली रजिस्टर हुई है और कानून की प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका जो फिर दायरा कार है वो बहुत ज्यादा वसी होता जाएगा। जैसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टीरियल, इस तरह बहुत सारे इश्यूज होते हैं। क्योंकि जब खान साहब, अव्वल बात यह कि खान साहब का स्टांस ये है कि मैंने साइफर जो है उसको कभी लहराया नहीं, मैंने उसके कंटेंट्स को लहराया, ओरिजिनल साइफर तो मेरे पास था ही नहीं, मैंने कभी कलेक्ट किया, एक्सेप्ट ऑन रिकॉर्ड एक उनका इंटरव्यू गालिबन है जिसमें वो कहते हैं कि वो गायब हो गया। लेकिन जो गायब हो गया की बाद में तफसील देते हैं, वो भी कहते हैं कि कोडेड डॉक्यूमेंट जो है मेरे पास जिस पर ये था कि साइफर के कॉन्टेंट्स क्या है, बट इट इज नॉट एक्चुअली द साइफर। लेट्स से कि अगर वो उस सारे के सारे इशू के ऊपर तफ्तीश करते हैं तो तफ्तीश का दायरा कार तो फिर कैबिनेट तक जाएगा, कैबिनेट से बियॉन्ड जाएगा, जिस तरह आपने बताया कि जो आपकी फॉरेन हाई कमीशन है, आपकी एम्बेसी है, वहां पर उसके स्टाफ तक भी जाएगा। तो ये किसी एक जगह रुकेगा नहीं। जनरल कमर बाजवा उसके अंदर थे, अब क्योंकि अब फैशनेबल हो गया है नाम उनका लेना, जब तक वो थे कोई डर के मारे नाम नहीं लेता था, तो अब वो जो चला जाता है उसके मुतालिक हर कोई खुल के बात करता है, उनका कोई हमें ममानत नहीं है, वो उस मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे। देखिए, ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि तफ्तीशी इदारा जिस को फील करता है, और बजाय जिस तरह आपने नाम लिया बाजवा साहब का कि शायद उनका भी इसमें रोल आता है, तो तफ्तीशी इदारा अगर फील करता है कि उनको शामिल तफ्तीश किया जा सकता है तो बुला लेंगे। लेकिन ये सारे का सारे एट द एंड ऑफ द डे रेस्ट सोली विद द FIA कि FIA अपनी तफ्तीश में किस को समझता है कि इसमें बुलाया जाए। लेकिन ये मैं आपको प्रेडिक्ट कर दूं कि जितने लोग आप इनलार्ज करते जाएंगे, वो उनको भी इस चीज का आइडिया है, उतना खान साहब का केस आसान होता जाएगा। सो दे विल ट्राई एंड रिस्ट्रिक्ट इट टू फ्यू विटनेसेस, 4-5 मेन बंदे, ताकि वो उस केस के अंदर जो अपना उनका मुद्दा है FIA का, वो उसको प्रूव कर सके। ये तो वैसे ही क्रिमिनल लॉ में जब आपके बहुत सारे ज्यादा विटनेसेस डल जाएं तो चीज वैसे ही प्रूव करना बड़ी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज जो कानून में थ्रेशोल्ड है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है, तो वो शायद आसान नहीं होता प्रूव करना। तो मैं समझता हूं कि वो इस पे बड़े केयरफुल रहेंगे, एंड द प्राइम टारगेट वुड बी शाह महमूद साहब, ये 2-3 जो उनके इर्द गिर्द के मेन लोग हैं। ये साहब ये बताएं कि आपने तो कह दिया कि अब ये क्योंकि साइन नहीं हुआ तो ये अगली पार्लियामेंट आएगी तो इसका फैसला करेगी, तो ये इसका फैसला अब ये क्योंकि इस पे अमल दरामद शुरू हो गया है, तो एक व्यू आपका व्यू है कि जनाब ये अभी कानून नहीं बना, तो इसका फैसला फिर कौन करेगा, इसका हल क्या है? आज मेरे सुनने में आया था जी, गालिबन शायद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, हो सकता है इसको किसी और कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी चैलेंज किया जाए, बिकॉज ऑफ कोर्स आजकल पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती, मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेट है कि हर पॉलिटिकल चीज जो है वो अदालतों में आती है, और ये भी सुप्रीम कोर्ट में आएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चीज आती है और सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पे कि सदर अगर असेंट ना दे फॉर्मली थ्रू सिग्नेचर्स,
तो वो असेंट डीम्ड असेंट हो जाता है। इस चीज को उन्होंने रिजॉल्व करना है, और अगर वो समझते हैं कि आइन की मंशा ये है और नहीं जो डीम्ड असेंट है वो मिल जाएगा, तो फिर ऑफ कोर्स चीज बहुत डिफरेंट हो जाएगी। तो इवेंचुअली मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट पर ही बात जाएगी और वहां से ही रिजॉल्व होगा, जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। प्रॉब्लम बैरिस्टर साहब ये है कि हाई कोर्ट पे अगर गया तो ये जब तक जो है अगले इलेक्शन भी पता नहीं होते हैं नहीं होते, तो ये लंबी बेचारे लोग जो अक्यूज्ड हैं उनकी तो लंबी लंबी जेलें और तफ्तीशें चलती रहेंगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली लिया गया, जो कि 184(3) के अंदर ही लिया जा सकता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी ये आपने देखा है जस्टिस मंसूर अली शाह 1 साल तक ये मुकदमा नैब का चलता रहा। तो वहाँ ये बहस आती है कि जब तक प्रोसीजर का आप ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला जो मसला है उसको हल नहीं करते तो हम ये बैठेंगे नहीं बेंच में। तो क्या करें? पहली तो बात यह है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर मंसूर अली शाह साहब और बाकी काबिल एहतराम जजेस का एक ऑब्जेक्शन है कि पहले आप इसको रिजॉल्व करें। मैं इस ऑब्जेक्शन से बुनियादी तौर पर एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ एग्री नहीं करता। ये इख्तियार जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सस्पेंडेड है, ये इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है अंडर सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर। वो बेंच बनाए ना बनाए, इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर अगले 5-6 दिन फर्ज करें नहीं डिसाइड होता तो पाकिस्तान में क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच ही नहीं बन सकेगा? हमें तो फिर ये मंतक किस तरह समझ आती है। सो ये सुप्रीम कोर्ट का अपना इख्तियार है। जो जजेस नहीं बैठना चाहेंगे वो ऑफकोर्स उससे अपना रिक्यूजल कर देंगे। किसी और कंप्राइज करते हुए 3 का 5 का 7 का जो चीफ जस्टिस साहब मुनासिब समझते हैं एक बेंच बना के इस कानून को देखेंगे। और मैं अब नया बेंच ही बनेगा। आप इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नहीं, मैं कह रहा हूं क्योंकि नैब का 1 साल से चल रहा है, तो एक जज साहब जब रिक्यूज कर लेते हैं तो बाकी जो जजेस रह गए हैं वो फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि 1 साल तो पहले ही हो गया है। और वो अगर नया बेंच बनेगा तो 2 साल और गुजर जाएंगे। मुझे वैसे उसमें आई एम नॉट श्योर वो एक 3 मेंबर बेंच है शायद, तो अगर वो रिमूव होते हैं तो उनकी जगह कोई और आएंगे, क्योंकि वो फिर बेंच जो है रिकॉन्स्टिट्यूट तो होगा। 2 मेंबर बेंच तो शायद उसको डिसाइड नहीं करेगा, जहां तक मेरा ख्याल है कि जो नैब की अमेंडमेंट्स वाला है। हाँ, इस केस को जब आप फाइल करेंगे तो ऑफकोर्स एक नया बेंच तश्कील देंगे चीफ जस्टिस साहब, और फिर उस बेंच से ये ऑफकोर्स इस केस की सुनवाई होगी। लेकिन इसको जल्दी इसलिए कर लेना चाहिए कि अगर वो समझते हैं कानून वैलिड है तो उसके तहत जो कार्रवाई हो रही है वो चलती रहे। अगर वो समझते नहीं वैलिड, तो किसी भी शख्स को, चाहे वो गरीब आदमी है, अमीर है, मिडिल क्लास का, कहीं का भी है, उसको खामखा इसमें रखने का फायदा कोई नहीं। ये मैं ओवरऑल चाहूँगा आपका कि ये इतना ज़्यादा, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का बड़ा अरसा रह गया, थोड़ा अरसा रह गया, तो एक पूरी एक लंबी जो है फाइलों की एक उनके टेबल पे भी पड़ी हुई है, जो कि जिसका फैसला कि टेक्निकल वजूहात से, कुछ उनके विल पावर की वजह से, या आई डोंट नो व्हाट रीजंस, वो नहीं आ रहा। क्या आप उम्मीद करते हैं कि ये 90 दिन की इम्प्लीमेंटेशन वाला फैसला, अब तो बाकी पॉलिटिकल पीडीएम की पार्टीज भी कहने लग पड़ी हैं कि जनाब ये जो है ना टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मौजूदा ही चीफ जस्टिस करके जाएंगे या अगले चीफ जस्टिस के दौर में होगा? मेरा ख्याल है कि जी हमारे जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस साहब हैं, वदयाल साहब, वो जो अपनी बिसात में था इससे ज्यादा मैक्सिमम क्या करते वो कर चुके। अब लोगों की अगर एक्सपेक्टेशन ये थी कि प्राइम मिनिस्टर या किसी और को निकाला जाता, तो वो मेरा ख्याल है कि बहुत ओवर स्ट्रेचिंग होनी थी और उसमें बहुत सारी सिचुएशन खराब होनी थी। So all he could do was to pass a judgment, और वो हिस्टोरिकली रिमेंबर होगी। आगे जहां तक आपका सवाल है कि ये कौन करेंगे, मैं समझता हूँ ये बात इन इलेक्शनों की शायद अगले चीफ जस्टिस साहब तक जाएगी, और लोगों का जिनका ख्याल है कि शायद अगले चीफ जस्टिस साहब इस पॉलिसी को टोन नहीं करेंगे, तो वो भी एग्जैक्टली इसी पॉलिसी पर होंगे, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन की विल है। ये कोई किसी चीफ जस्टिस की जाती ख्वाहिश नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन में हो, ये आइन में लिखा हुआ है। तो आई डोंट थिंक सो एनी जज कैन रिजाइन फ्रॉम दैट पोजीशन। तो ये वो बात चलती रहेगी, और काजी साहब जो है वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त के लिए शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आईनी बहरान तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, मगर सियासी बहरान भी मौजूद है जो रोज बढ़ता चला जा रहा है। हाल इसका क्या है? इलेक्शन है, मगर कब होंगे? इस सवाल का जवाब आमिर साहब से एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। पंचू साहब आपकी गुफ्तगू आपने आमिर साहब सुनी थी, लेकिन मैं अपने सवाल पे अभी भी कायम हूँ। जो आपने ये FIR बताई उसमें खोकर साहब का नाम है और आजम खान साहब का नाम है, इसमें कुरैशी साहब का, कासिम के अब्बू भी इसमें शामिल है। मगर मुझे बताइए असल मजीद, असल में तो खुर्रा वहाँ से निकलता था, वो कहाँ है? वो ये इन्फॉर्मेंट तो बड़ा एक मोतबर सा
लगता है वो जो उर्दू के अंदर मुखबर है ना, मुखबर से वो ज़रा और किसी का इम्प्रेशन बनता है कि जी मुखबर इसका, और जो शिकायत कुनंदा जो है ना, कंप्लेनेंट जो है ना, वो यूसुफ नज़ीम कोकर साहब हैं। ये किसी ने गौर नहीं तक किया। आज़म साहब जो हैं उनका नाम है, एसरटेन किया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए कि ये इनका भी और असद उमर का भी और बाकियों का एसोसिएट्स जो है ना, उनका वो देखा जाएगा कि वो क्या उनका रवैया रहता है। अगर तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, टीवी पे आ जाते हैं, तो उनकी जान बख्शी हो जाएगी, वरना ये मेन अक्यूज में जाएंगे। आपने असद मजीद साहब का बड़ा अच्छा बात की। मैं ये कह रहा था कि अगर ये साइफर का ही इशू बनना है कि जनाब ये इसके ख़िलाफ़ अगर यही कहना है कि जी ये साजिश हुई, इसको मिस यूज़ किया गया और ये नहीं हुआ, तो असद मजीद वो जो हम कह रहे थे कि बाकी NSC के मेम्बरान भी अक्यूज़ड होंगे। असद मजीद साहब याद रहिए कि उनको जब ये वो अमेरिका के एम्बेसडर थे, उन्होंने बिल्कुल, और उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है पूरी फॉरेन ऑफिस के अंदर, और उनको बाद में ना सिर्फ के रिटेन किया गया, उनको जो है फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया ना, गवर्नमेंट के मुलाजिम है। क्योंकि जो है उनकी जो काबिलियत थी उसको कोई डिनाई नहीं करता था। उनके वो लोग जो, हालांकि वरना इस तरह की चीज़ आती और उस पर खड़े रहे, उन्होंने बैकआउट नहीं किया। और वो अगर अब तो क्योंकि मुबैना तौर पे वो इंटरसेप्ट जो है वो इंटरसेप्टर में आ भी चुका हुआ है, और टेसिटली अमेरिकनों ने मान भी लिया हुआ है कि हाँ वो वाला ठीक है, उसके ऊपर कॉमेंट भी कर दिए हुए हैं, तो लिहाजा वो सही है। अगर उसकी ज़ुबान पढ़ें तो वो उनकी तरफ से जो उन्होंने असेसमेंट दी हुई है, उनकी काबिलियत का पता चलता है कि असद मजीद साहब बहुत ही काबिल आदमी थे, इसलिए फॉरेन सेक्रेटरी लगाया गया। तो ये एग्जैक्टली फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा नाम आ जाते हैं। मगर जो है वकार साहब का मुझे ये ज़रूर है कि उनका मुखालिफ पार्टी बता दें, अलवी साहब की मुखालिफ पार्टी में से नहीं, अलवी साहब की वो मुखालिफ पार्टी, वो रियासत के सरबराह हैं, वो एक अदना मुलाजिम है उनके मुकाबले में, वो यहाँ पे हैं तो वो बिल्कुल यहाँ पे हैं नहीं उनके साथ, क्योंकि अलवी साहब ने अगर ये समझते हैं कि उनकी तरफ से ये मेलाफाइडी थी या उनकी तरफ से लैब्स था, गफलत थी, जो भी था, उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन नहीं पहुंचाना चाहिए था, उनको सस्पेंड करना चाहिए था, और फिर हदायत देनी चाहिए थी विद रिकमेंडेशन कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये आप तफ्तीश तो खुद ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी तफ्तीश क्या है, उनका ओपिनियन है। वो अल्टीमेटली आप देखें जो कत्ल की सज़ा होती है उसकी बाकी तमाम अगर एवेन्यू ख़त्म हो जाए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होता है कि वो कत्ल भी माफ़ कर सकता है, वो किसी आदमी को अगर वो छोड़ना चाहें तो वो छोड़ सकते हैं, तो उनके पास इतने इख्तियार आते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी वो सिंबल ऑफ पाकिस्तान है, वो बिल्कुल, तो उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। वो ये बिल्कुल वो कह रहे थे कि जी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पे उस पर सुप्रीम कोर्ट है, आई एम श्योर उनके और भी इख्तियारात, अगर इस तरह का इस लेवल पे जाके इतना बड़ा लैप्स हुआ है, चाहे मेलाफाइडी था, अनइंटेंशनल था, जो भी था, अगर ये हुआ है तो उनके इख्तियारात बहरहाल और वसी बन जाते हैं। कानूनी इख्तियार के अलावा उनके पास इखलाकी जवाब भी आ जाता है। सो मेरा ख्याल है कि अगर ये हुआ है तो वो उनको ये नहीं किया जा सकता कि जी इनको ना एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भेज दिया जाए और मुझे वो वापस ले लिया। और इसीलिए मेरा ख्याल है, मुझे कभी इम्कान है कि उनको जिस तरीके से उन्होंने खत लिखा है तो उनको रिवॉर्ड किया जाएगा और उनको शायद इससे भी बेहतर अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो ये मैं नहीं मानता कि एक सरकारी मुलाजिम जो है वो इस तरीके से कर सकता है। मैंने जिस तरह कहा कि आर्मी एक्ट का 2 तारीख को के 11 तारीख को बिलों में जो नाम नहीं आना, उसकी एक्सप्लेनेशन दे दें कि वो क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वो उसके 10 दिन, इसके फ़ौरन 10 दिन पूरे, ये 9 को पास हुआ, एग्जैक्टली 18 तारीख को जो है ना उन्होंने 9 दिन और पूरे गिने घड़ी के क्लॉक पे उन्होंने इसको पास कर दिया। घड़ी के क्लॉक के जब 5 बिल बाकी आए हुए थे तो ये आर्मी एक्ट का क्यों नहीं पब्लिक किया गया, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में आ जाना था। आपने हमने बहस करनी थी कि हो पास कर दिया इन्होंने, सदर साहब ने जब ही आ जानी थी, डीम टू बी एक्सेप्टेड उसके अंदर भी क्योंकि किया गया है, इसके अंदर भी किया गया, तो ये बहस जब छिड़ जानी थी उससे ये खदशा था इस बात का, हम ये शक कर सकते हैं, हम ये अखज़ कर सकते हैं कि इसीलिए उसको नहीं नोटिफाई आर्मी एक्ट को किया गया, क्योंकि ये इसका इंतजार किया जा रहा था कि ये भी गुजर जाए। ठीक है, अब पता नहीं इसमें सदर साहब की भी लैब्स की वो हमने तो निशानदेही की है कि ये सदर से एक्साइट नहीं आ जाता कि उनको ये ना पता हो कि जनाब ये इतने दिन से पड़ा हुआ और मैंने साइन नहीं किया। सही है, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड आमिर साहब एक और भी चीज़, बजाय इसके कि हमें इस मामले के ऊपर बहस करनी चाहिए, सियासतदानों को, आला पाए के जितने भी सियासतदान हैं, बड़े कद के जितने कदावर लोग हैं, उनको इस बात पे बहस करनी चाहिए कि ये सारा कुछ हुआ कैसे।
आपने नोट किया है कि सियासी जमातें कह रही हैं कि सदर साहब को अपना ज़हनी मुआयना कराना चाहिए, सदर साहब को मुस्ताफी होना चाहिए, सदर साहब को माफी मांगनी चाहिए, सदर साहब को वजाहत देनी चाहिए। किस तरफ आ गए हैं? आज मैं सुन रहा था या ये ना ऑन करें, ये जिन्होंने कानून बनाए हुए हैं जिस तरह के, आज उसके पास करने के बाद ये वाले कानून जो जिन्होंने बनाए हैं, आज मैं कुड्डी साहब को सुन रहा था। मैं ज़ाती तौर पर तो बहुत नापसंद करता हूँ इसको, मगर जो है क्योंकि मेरी पार्टी ने पास किया, भाई सारी पार्टी ने किया, बात नहीं ये किया है तो ऑन करें नून लीग ऑन करे, पीपल्स पार्टी, और उसके बाद ये यहाँ बात नहीं रुकेगी, ये पीटीआई चेयरमैन में नहीं रुकेगी, ये इसके सारे ही आएंगे, हवा किसी की नहीं, ये जो है ना चिराग सभी के बुझेंगे, चिराग सभी के बुझेंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अभी मैं क्लोजिंग की तरफ जा रही हूँ, मगर जाते जाते ये मेरे अल्फाज नहीं है, शाहिद खान अब्बासी साहब बहुत बड़े सियासतदान है, नून लीग से उनका ताल्लुक है, वो ये बात करते हैं कि आखिरी 1-2 हफ्तों में जो कानून की एक फैक्ट्री लगाई गई थी, उसमें हर रुकन को जो पैसा दिया गया बिल पास होने का, ये अब्बासी साहब कह रहे हैं 15 से 25 करोड़ कीमत लगाई गई है। मुझे इजाजत दिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।